नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है। ऐसे में आम जनता पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सीआरआर होता क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आने वाली है सारी चीजें। इसके अलावा हम लोग ये जानेंगे कि आम जनता पर कैसे इफेक्ट डालेगा, क्या चीजें महंगी होंगी, क्या चीजें सस्ती होंगी। आपका अगर अकाउंट है किसी भी बैंक में तो आप पर क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस रेपो रेट के बढ़ने से। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। एंड तक देखिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी वीडियो। अच्छा, आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया दोस्तों 40 बेसिस पॉइंट पर, 40 बीपीएस जिसे कहते हैं। 40 बेसिक पॉइंट को आप 0.4% कह सकते हैं। आराम से इसी को कहकर समझिए, ज्यादा बेटर होगा। अभी आप देख रहे थे पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आरबीआई जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा था। रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और बैंक रेट में बिल्कुल सामान्य बना हुआ था। कब से? मई 2020 से। मई 2020 से दोस्तों ये बिल्कुल स्थिति सामान्य बनी हुई थी। 4% पर था रेपो रेट और वहीं 3.35% पर रिवर्स रेपो रेट हुआ करता था। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में हमेशा डिफरेंस रहता है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम रहेगा रेपो रेट से। अभी मैं पूरा आपको सब कुछ समझाऊंगा, आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। तो बहुत दिनों से दोस्तों ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल यथावत बना था। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। तो फिर क्या हुआ कि अभी अचानक से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई आरबीआई के गवर्नर के द्वारा और अचानक से रेपो रेट को बढ़ा दिया गया। अब इसके बढ़ जाने से अचानक से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा 50% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है लेखपाल बैच के। अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा हमारे वीडियो कोर्सेज पर। आप एमजेटी ऐप पर जाकर के इसे प्राप्त कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, आपको एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करना है और डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन को। और भी बहुत सारे कोर्सेज आए हैं, सब पर अलग अलग डिस्काउंट है। जैसे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की अगर तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सटीकता के साथ जो जो सिलेबस में है उसी को बहुत ही अच्छे से टू द पॉइंट करके बताया गया है। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया गया है और रिवीजन भी बहुत तरीके से कराया गया है। इसको आप ले सकते हो। इसके लिए कूपन कोड है MZD20। तो ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहा है, इसका आप फायदा उठाइए। लेखपाल बैच के बारे में अगर बात करें तो 749 नहीं पे करना है, आपको पे करना है 374, क्योंकि आपको मिल रहा है 50% का डिस्काउंट। डिस्काउंट कोड सब कुछ आपको अवेलेबल कराया गया है, वहां पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, आप संपर्क भी कर सकते हो। तो चलिए आज आते हैं हम लोग वीडियो पर। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस आरबीआई की गवर्नर के कार्यकाल के दौरान नोटबंदी हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार एग्जाम्स में, आगे भी रिपीट होगा। बताइए कौन से वो गवर्नर थे जिनके टाइम पर भारत में अभी नोटबंदी हुई थी? आपको पता होगा नोटबंदी कब है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं इसका भी आंसर आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले बात आती है ये रेपो रेट होता क्या है। तो देखो दोस्तों, जैसे हम लोग छोटी छोटी बैंकें जो कॉमर्शियल बैंकें होती हैं उनसे बैंकिंग करते हैं, वैसे ही ठीक ये बैंकें आरबीआई से अपना बैंकिंग करती हैं। बैंकिंग करने का क्या मतलब हुआ? सिंपली हम या तो पैसा जमा करेंगे या तो बैंकों से पैसा उधार लेंगे, या जिसे कहते हैं लोन लेंगे। तो जो भी बैंकें होती हैं, आप चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की या पब्लिक सेक्टर की बैंकें कर लो, चाहे जो भी प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हो, जो भी बैंकें आपको दिखती हैं ये सभी बैंकों में हम लोग पैसा वगैरह जमा कर सकते हैं, यहां से लोन ले सकते हैं अगर अकाउंट है तो, ठीक है ना। ऐसे ही आरबीआई होता है। आरबीआई में हम लोग डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि आम जनता के लिए नहीं है, ये बैंकों का बैंक है, ये इन बैंकों के लिए ये बैंक है, इसीलिए सेंट्रल बैंक है और मुद्रा भी यही छापती है, आपको पता होगा। तो ये बैंकें भी सेम ऐसे प्रोसेस करती हैं आरबीआई से, यानी आरबीआई के पास पैसे जमा करती हैं और आरबीआई से पैसे लोन भी लेती हैं। अब देखो दोस्तों, ऐसे तो कोई जमा और लोन लेगा नहीं जब तक कुछ ना कुछ फायदा घाटा नहीं होगा। तो जब हम लोग जमा करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। भाई अपना पैसा हम बैंक में रखे हैं, बैंक उस पैसे से व्यापार कर रहा है तो हमको भी कुछ ना बदले में देगा ना कुछ, तो बैंकें हम लोग को इंटरेस्ट देती हैं। ऐसे ही सेम जब हम लोग बैंकों से पैसा लेते हैं कुछ समय के लिए तो बैंकें लोन के लिए इंटरेस्ट भी लगाती हैं। सेम ऐसे बैंकों का प्रोसेस होता है आरबीआई के पास। जब बैंकें पैसा जमा करती हैं आरबीआई के पास, अब दो टाइप से जमा करती हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम समय के लिए, यानी शाम को बैंक बंद हुई और सुबह के लिए शाम को बंद हुई और शाम को ही पैसा जमा कर दिए, सुबह पैसा निकाल लिए जैसे ही बैंक खुली, तो ये भी करती हैं ये बैंकें आरबीआई के पास।
यानी बहुत कम समय के लिए भी जमा करती हैं पैसे और लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा जमा करती हैं आरबीआई के पास। तो दोस्तों जब आरबीआई के पास ये पैसा जमा करेंगी, धन जमा करेंगी, रुपए जमा करेंगी, तो आरबीआई के पास जब जमा करेंगी तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक इसके अपोजिट जब आरबीआई से ये लोन लेंगी तब भी इनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आरबीआई से लोन ले रहे हैं तो इनको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब ये बैंकें आरबीआई से लोन लेती हैं और अल्पकालीन समय के लिए लेती हैं, थोड़े समय के लिए लेती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लेती हैं, तो इसके बदले में आरबीआई जो इन पर इंटरेस्ट रेट लगाता है, यानी जो इंटरेस्ट इनको पे करना होता है आरबीआई को, उसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक है ना, फिर से समझिए, जब ये पैसे उधार लेंगी आरबीआई से तो इनको जो इंटरेस्ट रेट देना होगा वो आरबीआई फिक्स करेगा कि हम इतने इंटरेस्ट पर आपको लोन देंगे, और शॉर्ट टर्म के लिए लेना होगा तो उसे कहेंगे रेपो रेट। इसके जस्ट अपोजिट जब बैंकें यहां पर पैसा जमा करेंगी आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म के लिए, और जब जमा करेंगी तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा, इस पर ब्याज मिलेगा। तो जब मिलेगा जो ब्याज, यानी कि आरबीआई जो ब्याज देगा इसे, उसे कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट। यानी इस केस में, रिवर्स रेपो रेट केस में आरबीआई इनको ब्याज दे रहा है, जबकि रेपो रेट के केस में बैंकें आरबीआई को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रही हैं। अब इसको समझते हैं हम लोग कि कैसे आरबीआई के रेपो रेट घटाने बढ़ाने से आम जनता पर इफेक्ट देखने को मिलता है, आम मार्केट में इफेक्ट देखने को मिलता है। तो देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आरबीआई मान लीजिए अपना रेपो रेट को कम कर देती है, या मान लीजिए अभी 4.0% पर था, इतने पर रखती है। तो जब आरबीआई जो है अपना रेपो रेट कम करेगी, रेपो रेट क्या कि जिस रेट पर बैंकों को उधार देना है आरबीआई के द्वारा, जब आरबीआई उधार दे रहा है वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर, तो फिर बैंकें जो होंगी वो ज्यादा मात्रा में आरबीआई से लेंगी पैसे। जब आरबीआई से ज्यादा मात्रा में लेंगी तो वो ज्यादा मात्रा में बैंकें भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। भाई देखो, जैसे अगर 4% पर रेपो रेट था तो फिर बैंकें क्या करती थी, 6%, 7% या 8% पर लोन बांटा करती थी, 1-2% अपना रखा करती थी। ठीक है, तो यानी जब ज्यादा मात्रा में मिलेगा लोन, आरबीआई से पैसे ज्यादा मिलेंगे तो ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब ज्यादा मात्रा में लोगों को लोन मिलेगा तो फिर बैंकें अपना प्रमोट करेंगी, प्राइवेट बैंकें, सरकारी बैंकें, कि हमसे लोन लो, हमसे लोन लो, बिना मात्रा के, बिना मतलब के लोन बांटना फिर शुरू करेंगे। अब लोगों को जब आसानी से लोन मिलने लगेगा तो लोगों की क्या होगा, उनके अंदर, क्योंकि आदमी जो होता है महत्वाकांक्षी होता है, उसके अंदर परचेजिंग पावर बढ़ने लगेगी। जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ने लगेगी तो वो लोन लेकर के हाउस खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, दुकान खरीदेंगे, बहुत सारी चीजें खरीदने लगेंगे, यानी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई। जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो फिर ऐसा क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि डिमांड जो है बढ़ने की वजह से सप्लाई कम हो जाती है। जब सप्लाई में कमी आ जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, सप्लाई में कमी होने लगेगी तो फिर महंगाई बढ़ने लगती है। अब महंगाई बढ़ने लगती है तो महंगाई दर इस टाइम पर 7% तक पहुंचने वाली थी, लेकिन आरबीआई को कहा गया है सरकार के द्वारा कि आप 6% के नीचे ही रखना है आपको। तो 6% बहुत दिनों से ये बना हुआ था, लेकिन अभी के टाइम पर ये बढ़ने लगा था। अब आरबीआई की भी मजबूरी है कि महंगाई दर को 6% से नीचे ही रखना है। फिर आरबीआई क्या करेगी कि वो रेपो रेट को बढ़ा देगी। अब रेपो रेट जब आरबीआई बढ़ा दी तो यानी कि बैंकों को जो मिलने वाला लोन था आरबीआई से वो महंगे दामों में मिलने लगा। जब बैंकें अपना खुद महंगे दामों में पाने लगी लोन, तो बैंकें भी क्या करेंगी, ये भी महंगे दामों पर लोन देने लगेंगी, महंगे इंटरेस्ट रेट पर। तो यानी कि जो जैसे 7%, 6% पे मिलता था, वो लोन 8% या 9% के इंटरेस्ट रेट पर मिलने लगेगा आम जनता को। यानी आम जनता को लोन मिलने में प्रॉब्लम होने लगेगी। जब आम जनता को लोन मिलने में प्रॉब्लम होने लगेगी तो फिर आम जनता क्या करेगी, लोन लेना कम कर देगी। जब लोन लेना कम हो जाएगा तो वो अपनी मजबूरी को समझेंगे और अपनी आय के अनुसार ही, अपनी लिमिट के अनुसार ही खर्च करेंगे। तो जब अपनी लिमिट के अनुसार खर्च करेंगे, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई। परचेजिंग पावर कम होने लगी तो इधर डिमांड कम होने लगी। डिमांड कम होने लगी तो सप्लाई फिर से अपने तरीके से मैनेज हो गई। तो फिर महंगाई दर कम होने लगेगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ने लगेगी तो फिर चीजें जब ज्यादा रहेंगी तो फिर लोग कम करके उसको बेचेंगे ही। ठीक है ना। तो इस प्रकार से महंगाई को कंट्रोल करता है आरबीआई। अब समझते हैं कि ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह कौन डिसाइड करता है। तो इसके लिए दोस्तों एक कमेटी होती है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति, आप सुने होंगे। एमपीसी में होते हैं 6 सदस्य। ये 6 सदस्यों में दोस्तों 3 तो होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं भारत सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट के। तो यहां पर हम लोग
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 सदस्य में 3 होते हैं आरबीआई से और 3 होते हैं इंडियन गवर्नमेंट से। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है आरबीआई की का गवर्नर। ठीक है, अध्यक्षता हमेशा कौन करेगा? आरबीआई का गवर्नर। ये आप याद रखेंगे, ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होती है 2 से 3 महीने में होती है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी भी बैठक बुलाई जा सकती है, जैसा कि अभी इमरजेंसी बैठक बुला करके इन्होंने रेपो रेट को इंक्रीज किया था। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास जी ने अभी क्या किया कि रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, उसके बाद ये सारे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, चलो इतना सब कुछ तो समझ में आ गया, रेपो रेट क्या होता है, कैसे महंगाई बढ़ती है, कैसे घटती है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आरबीआई 0.4% बढ़ा दिया, या कहें जिसे 40 बीपीएस बढ़ा दिया रेपो रेट को, तो इससे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो देखो दोस्तों, इससे साफ साफ तौर पर होम लोन पर इफेक्ट मिलेगा। होम लोन क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, होम लोन लेते हैं बैंकों से। ठीक है, कार लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, जो भी प्रकार का लोन होगा उस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। उस पर रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो जिन्होंने लोन तो ले रखा है उनको तो और मोटा रकम देना पड़ेगा, और जिन लोगों ने लोन नहीं ले रखा है वो अगर अब लेना चाहते हैं तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। ठीक है, इससे ईएमआई बढ़ जाएगी। जिन लोगों ने लोन ऑलरेडी ले रखा था, जिनका चल रहा है 10 साल 20 साल 30 साल के लिए, उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी, ईएमआई रेट बढ़ जाएगी। 2 तरीके हैं, देखो, या तो ईएमआई पे आप इंक्रीमेंट देख लो, या तो आप एक काम और करो कि ईएमआई की जो संख्या है, जैसे कि मान लो आपको 12 ईएमआई में पूरा करना है, इतना रुपए एक्स मनी पे करना था। अब इस ईएमआई में 2 तरीके हैं, या तो आप ईएमआई का अपना रेट, जैसे मान लो 5,000 देते थे, तो 5,000 को या तो 6,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। अगर 5,000 देते थे तो या तो 6,000 हो जाएगा या 5,500 हो जाएगा, या फिर ये 12 महीने में जो आपको दे करना था ये आप 14 महीने करवा लो, तो 14 महीने में आपको 5,000 पे करने होंगे। तो यानी ईएमआई में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब इससे जो आम नागरिक होंगे जिन्होंने लोन ले रखा है, या तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या तो ज्यादा ईएमआई देना पड़ेगा, या फिर जो लोन लेना चाहते हैं उनको अब ज्यादा देना पड़ेगा। जो लोग लोन नहीं लिए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नुकसान की बात हुई। जो लोग लोन लिए थे उनके लिए, जो फायदा इसमें देखना चाहते हैं उनका फायदा कैसे हो सकता है ये भी समझिए। अभी देखो, अब ये बैंकें जो हैं, इन बैंकों को चाहिए क्या? इनको चाहिए धन, क्योंकि आरबीआई से अब महंगे दामों पर धन पा रहे हैं, तो ये चाहते हैं अब कि आम नागरिकों से हमें धन मिले। तो ये क्या करेंगे, इसमें से आपने देखा होगा कुछ न्यूज में कि उन बैंकों ने एफडी रेट बढ़ा दिए, एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। तो ये बैंकें चाहेंगी कि अब आरबीआई से धन ना लें, क्योंकि वो तो महंगा कर दिया है, आम नागरिक हमारे पास धन दे। तो फिर ये एफडी जो होता है ना, फिक्स डिपॉजिट जो होता है, उसमें क्या होता है कि आम नागरिक जो है वो अपना पैसा देते हैं, बैंकों में जमा करते हैं और फिक्स कर देते हैं, साल 1.5 साल जो भी होता है उसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। तो फिर बैंकें अब क्या करेंगी, फिक्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तो जिससे जो आम कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो, वो अपना धन घर से उठा करके या अन्य बैंकों से उठा करके उसके पास जमा करे। जब इसके पास ज्यादा धन आएगा तो फिर से वही लोन बांटने की प्रक्रिया ये चालू करेगा, क्योंकि जब लोन बांटेगा तभी इसकी अर्निंग होनी है, उसी से परसेंटेज ये कमाएगा। तो ये एफडी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो जिनके पास ज्यादा धन है वो क्या करें, अब एफडी करें। ठीक है ना, एफडी करने का सही मौका है इस टाइम पर। वैसे बहुत ज्यादा सही नहीं है, अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हैं तो उसमें जमा करिए, वो ज्यादा बेटर देगा, ज्यादा परसेंटेज देगा। लेकिन एफडी में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी है कि सभी बैंकें करेंगे नहीं, हालांकि कुछ बैंकें इसमें करना शुरू भी कर दी हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझा कैसे बैंकें काम करती हैं, कैसे आरबीआई सबको कंट्रोल करता है भारत की महंगाई को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर कि किस आरबीआई के गवर्नर के टाइम पर नोटबंदी हुई थी। तो आपको पता होगा दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को आधी रात से दोस्तों नोटबंदी की घोषणा की थी माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। उस टाइम पर दोस्तों गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। कौन थे? उर्जित आर पटेल 24वें नंबर के गवर्नर थे ये, और इनके टाइम पर नोटबंदी हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50% का डिस्काउंट मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप 50% डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। एमजेटी ऐप पर जाइए और वहां पर कूपन कोड यूज कीजिएगा लेखपाल 50।
कूपन कोड वहां लिखा भी मिलेगा आपको, तो सिंपली आपको वहीं जो लिखा है लेखपाल 50 उसी को एंटर करना है, आपको मिल जाएगा वो वीडियो कोर्स 50% डिस्काउंट पर। समय बहुत कम बचा हुआ है, अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हो तो आज से ही आप तैयार करना स्टार्ट कर दोगे और आज से भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो और इतना सिलेक्शन पा सकते हो। कट ऑफ क्योंकि हाई गई है, ऐसे में आपको गाइडेंस की जरूरत तो है ही, तो आप इसको ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसका भी बैच ले सकते हो। इसको भी इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आप मुश्किल से 15 से 20 दिनों में बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 को और क्रैक कर सकते हो। इसीलिए जीएस बैच ही लॉन्च किया गया है। तो अगर आप जीएस आपका वीक है तो आप इसके माध्यम से स्कोर कर सकते हो। और बाकी चीजों का बाकी स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल करके रखो, यहाँ पर आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। कैसा लगा लेक्चर आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।